Good morning, friends. Welcome you all in online classes by Rajesh Upadhyay, PGT Biology, Kendriya Vidyalaya, Mandsaur. Dear friends, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, Heredity and Evolution. But friends, as per revised syllabus given by CBSE, this year this evolution part has been eliminated for exams point of view, board exams point of view. ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस किया जाएगा, मीन्स एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम फिलहाल इस पार्ट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है डेफिनेटली, पर इवोल्यूशन पार्ट को इस साल सिलेबस में नहीं रखा गया है। जो अभी रिवाइज सिलेबस मिला है, मैंने ग्रुप में आपसे डिस्कस भी किया था, मैंने आपको सेंड किया था उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पार्ट में हेरिडिटी ही पढ़ने जा रहे हैं। हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एंड we can say phenomenon of heredity, the process of heredity is studied in a special branch of biology that is called as genetics. Because of this, heredity is controlled by DNA, or we can say genes, okay, and a study of genes and DNA is called as what? Genetics, ठीक है। So ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉहन मेंडल, G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉहन मेंडल। Why Gregor John Mendel known as father of genetics? Because of he is the man who proposed different laws of inheritance. Inheritance के जो different laws हैं वो इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किए थे, ठीक है। इनके बारे में और भी जानकारी हमें लेना चाहिए। हमारे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं दी हुई है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो पी प्लांट के ऊपर किए थे। पी प्लांट, पी मटर जिसको अपन बोलते हैं, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। Pisum sativum is the scientific name of pea plant। जो मटर का पौधा होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सटाइवम। कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो पाइजम सटाइवम के ऊपर अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जब अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो मेंडल जो पी प्लांट था उसके डिफरेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे, ठीक है। ही फाइंड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी। अब कैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे सीड का कैरेक्टर इन्होंने लिया तो उनको कुछ सीड्स जो थे वो ग्रे कलर के मिले, कुछ उनको येलो कलर के मिले, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो कुछ जो सीड्स थे वो ग्रे कलर के थे, और जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो था वाइट कैरेक्टर का, ठीक है। तो ग्रे और वाइट ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनको मिले। दूसरा, इसमें इनके शेप में भी इनको वेरिएशन मिला कि कुछ सीड्स थे उनके राउंडेड शेप था, दूसरे जो टाइप के जो सीड्स थे वो रिंकल्ड थे, जो झुर्रीदार थे, ठीक है। फिर जो सीड के कोटिलिडॉन्स यानी कि जो अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो दालें होती है वो कुछ सीड्स में दालें जो थी वो येलो कलर की थी, कुछ में जो थी वो ग्रीन कलर की थी। इसी तरीके से फ्लावर के कैरेक्टर्स उन्होंने देखे तो कुछ फ्लावर्स उनको वाइट कलर के मिले, कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स थे वो वायलेट कलर के मिले।
इस तरीके से जो फली का उन्होंने कैरेक्टर्स देखे तो कुछ फलियाँ जो थी वो काफ़ी फुल थी, स्वेल्ड थी, ठीक है, कुछ कंस्ट्रिक्टेड थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसमें हर सीड के लिए वहाँ पर एक वेवी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ ये वेवी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ पोर्ट का कलर येलो था, कुछ प्लांट्स में जो पोर्ट्स थी वो ग्रीन कलर की थी, ठीक है। इसी तरीके से स्टेम, पी का स्टेम जो था उसमें देखा गया इन्होंने, तो कुछ जो स्टेम थे वो लॉन्ग हाइट के थे, कुछ शॉर्ट हाइट के थे। कुछ स्टेम में जो फ्लावर की जो पोजीशन थी वो टर्मिनल थी, एकदम उसके हेड के ऊपर लगा हुआ था, और दूसरे में वो जो था फ्लावर था वो एक्सियल कंडीशन में था, यानी कि ऐसे साइड में ब्रांच से निकलते हुए। सो दीज आर द डिफरेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स chosen by Mendel for his experiment, ठीक है। तो ये आपको आप चाहें आप पूरे 7 कैरेक्टर्स बस इतना याद रखें कि 7 कैरेक्टर्स उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने थे, ठीक है। आपसे अगर ये टेबल से याद नहीं भी होती है तो उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपसे हेरिडिटी के बारे में बात की, व्हाट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, ठीक है। फिर मैंने जेनेटिक्स के बारे में बात की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो स्टडी करने वाला ब्रांच है बायोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज ऑफ मेंडल प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम, ठीक है। उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। और चलिए अब आगे इस चैप्टर में और क्या क्या है हम डिस्कस करते हैं। एक माइंड मैप से डिस्कस करेंगे इसको। मैंने आपके लिए एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जो इस बार सिलेबस में जो चैप्टर एलिमिनेट कर दिए उनको मैंने भी एलिमिनेट कर दिया है, और एक डेफिनेट जो बिल्कुल की पॉइंट पर जो चीज़ें हैं उनको लेकर मैंने एक स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया है। और इसमें ये जो चैप्टर है, ये जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें इस पूरे चैप्टर को सिर्फ एक पेज के ऊपर आपके सामने रख दिया है। पूरा एक पेज में आप इस पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को आगे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अलावा यहाँ पर ये सेक्स डिटर्मिनेशन को भी इस बार सिलेबस में रखा गया, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इसको भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस चैप्टर। तो ये चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर आपको इवन इवोल्यूशन भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये सभी इसमें आपको पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। व्हाट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। इसको फ़ोन को आप वर्टिकल स्लाइड में इसको देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं भी इसको वर्टिकल में लिया हुआ है, तो इसको देखिएगा आप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हेरिडिटी की। हेरिडिटी, व्हाट इज़ हेरिडिटी? सो हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मीन्स मान लिया जाए कि ये फादर है, मदर है, ठीक है। इनसे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर अब ट्रांसफ़र होकर ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, तो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर आ गए हैं फादर और मदर से, these are the trait, or these are the we can say these are the characters, and transfer of these characters from fathers to यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी एक सिंपल सी बात है। हम कई बार ये वर्ड को आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी तो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है उसकी, उसके पेरेंट्स के पास में वो प्रॉपर्टी थी तो अब वो बच्चे को मिल गई, ठीक है। तो पेरेंट्स से बच्चों में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी, ठीक है। चलिए अब इस हेरिडिटी के आगे हम बात करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इस माइंड मैप में हमने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है,
हेरिडिटी को हम फर्दर यहाँ जो स्टडी करने वाले हों वेरिएशन, ट्रेट्स और इवोल्यूशन के बारे में। हालांकि इवोल्यूशन इस बार नहीं है, तो हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन को हम थोड़ा इसको इनलार्ज करते हैं। वेरिएशन क्या है? ठीक है, दिस इज व्हाट वेरिएशन। तो वेरिएशन को क्या कहा? डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान अभी हम बात कर रहे थे वेरिएशन, जैसे कि फादर है, मदर है, उनसे कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग जो होता है ये 100% फादर और मदर की कॉपी नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यदि हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें या उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो फादर के पास जो कैरेक्टर हैं हमारे दादा दादी के, उन कैरेक्टर्स में क्रॉसिंग ओवर होता है और उसका मिक्सचर यहाँ पर आता है ऑफस्प्रिंग में। इस तरीके से मदर में जो कैरेक्टर्स है हमारे नाना नानी के, उन कैरेक्टर्स में क्रॉसिंग ओवर होता है और वो कैरेक्टर्स फिर यहाँ पर आते हैं। तो इस ऑफस्प्रिंग के पास में उसके दादा के, दादी के, नाना के, नानी के सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होता है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द फादर और मदर, और बोथ इन दोनों के आइडेंटिकल नहीं होता है। हो सकता है कि वो फिजिकली दिखने में बिल्कुल वैसा हो, लेकिन उसके जो इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो उसका डीएनए होता है, वो 100% फादर से भी मैच नहीं करता है, 100% मदर से भी मैच नहीं करता है, मतलब वो दोनों से मैच करता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दोनों से मैच करता है। तो अब यहाँ पर चूंकि वो एक उसकी जो अपनी एक खुद की एक आइडेंटिटी हो गई, उसका खुद का एक जीनोम हो गया, उसका खुद का एक डीएनए हो गया है, एंड दिस डीएनए इज नॉट कंप्लीटली 100% टू एनीबडी इन द लिविंग किंगडम। इस लिविंग किंगडम में, इस ह्यूमन स्पीशीज में इसका जो डीएनए होता है, जो ऑफस्प्रिंग का डीएनए होता है, या हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है, वो किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से 100% मैच नहीं करता है। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन टर्म हमने पढ़ा, इसको वापस से एक बार पढ़ते हैं। डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये वेरिएशन कौन कौन से हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हम बात करें, वेरिएशन ड्यू टू एजुकेशन, डाइट, केमिकल्स, एनवायरमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपसे जो बात की थी वो जेनेटिक्स वाली बात कर ली थी पूरी की पूरी, है ना, लेकिन हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन जो है उस आने के बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सराउंडिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसके कारण उसमें वेरिएशन आएगा, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट दिखाई देगा आपको। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन के बारे में हम बात करें तो ड्यू टू एजुकेशन। ठीक है, अब किसी एक ही मान लिया जाए कि एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, एक बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाता है और दूसरा बच्चा होता है वो हो सकता है कि उसमें वो इतना अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर वेरिएशन आ जाएगा, उनका जो सोचने का जो तरीका है, जो समझने का तरीका है, जो उनका करने का तरीका है, काम करने का जो तरीका है, ठीक है, चीज़ों के प्रति रिएक्ट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट इन्वायरमेंटल वेरिएशन वी कैन से। ठीक है, डाइट में वेरिएशन, अलग अलग जगह पर जो लोग रहते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पर जो भी उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है उसके बेसिस पे उनका जो डाइट वेरिएशन है वो भी हो जाता है। बात कर लें हम, जैसे हमारे इंडिया में ही बात कर लें, जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी डाइट में मतलब वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, फिशेस वगैरह को अपनी डाइट में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी, फ़िश इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो उनका फूड जो है अलग तरीके का होता है। मान लिया जाए जैसे हम एमपी के बारे में बात करें तो हम लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली वीट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में हम जाएंगे, वेस्ट बंगाल में हम जाएंगे, तो उड़ीसा में जाएंगे, उनके स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर वो राइस ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके का जो डाइट वेरिएशन है वो भी ऑर्गेनिजम्स में होता है।
ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट केमिकल सिक्रेशंस के बारे में हम बात करें तो 12th क्लास में जब आप जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप को एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आप वहाँ पर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जनरली हम एक एग्जांपल देते हैं, मॉस्किटोज़ का एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट मॉस्किटोज़ हैं वो डीडीटी रेसिस्टेंट है। डीडीटी क्या है? एक पेस्टिसाइड है। तो इस डीडीटी का रेसिस्टेंट होना ये केमिकल के कारण वेरिएशन आया है इनमें, ठीक है। ये जो हमारे जो मॉस्किटो है, प्रेजेंट मॉस्किटोज़ हैं, वो डीडीटी से नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब इनके ऊपर डीडीटी स्प्रे किया जाने लगा तो मान लिया जाए कि 1000 मॉस्किटोज़ के ऊपर हमने डीडीटी को स्प्रे किया तो उस 1000 में से 999 जो है वो किल हो गए। बट एक मॉस्किटो जो था या फ्यू मॉस्किटोज़ जो थे, ठीक है, 98 कर लीजिए, फ्यू मॉस्किटोज़ थे वो ड्यू टू म्यूटेशन अपने जीन में इस तरीके के चेंजेस ले आए कि उन्होंने इस डीडीटी को रेजिस्ट कर लिया। डीडीटी उनका कुछ नहीं कर पाई तो वो डीडीटी रेसिस्टेंट हो गए, मतलब उनके पास में एक ऐसी एबिलिटी आ गई जो डीडीटी से सामना कर सकता है, इससे बच सकता है। अब इन मॉस्किटोज़ में जो बचे थे इन्होंने रिप्रोडक्शन करके अपनी एक प्रोजेनी तैयार कर ली, पूरी जो मॉडर्न प्रोजेनी है वो पूरी के पूरी डीडीटी रेसिस्टेंट हो गई। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज़ ड्यू टू अ डेफिनेट केमिकल, उस केमिकल के कारण उनमें वेरिएशन आ गया है, ठीक है। तो एक स्पेशीज़ जो डीडीटी सेंसिटिव थी वो तो मर गई, लेकिन अब जो नई स्पेशीज़ आ गई है वो डीडीटी रेसिस्टेंट स्पेशीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल वेरिएशंस भी होते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहने के कारण ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लें साउथ इंडियन लोगों के बारे में बात कर लें तो फिज़िकली या हम उनको जब देखेंगे तो थोड़ा सा सांवला कलर उनका देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है उस क्लाइमेटिक कंडीशन का वो जो है वो उनकी स्किन का कलर इस तरीके से चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर वगैरह में आप जाएंगे उस एरिया में देखेंगे तो वहाँ के लोग कंपेरेटिवली गोरे दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एनवायरमेंटल वेरिएशन, ठीक है। अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने से अलग अलग तरीके के चेंजेस ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये वेरिएशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो स्पेशली जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस थे उनके बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं जेनेटिक वेरिएशन में। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन गिव राइज टू म्यूटेशन। अभी मैंने बात की थी आपसे म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, ऑर्गेनिज्म के उसके डीएनए में सडन चेंज आ जाता है, ठीक है। और उस सडन चेंज आने के कारण जो उसके जीन्स में चेंज आया तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, उसके बिहेवियर में, उसकी एक्टिविटीज़ में भी सडन चेंज देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट म्यूटेशन, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन इज़ द सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीन्स में सडन चेंज आ जाए। जैसे डीडीटी रेसिस्टेंट मॉस्किटो जो बने हैं वो कैसे बने हैं? म्यूटेशन के कारण ही बने हैं, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन का एक रीज़न हो गया म्यूटेशन और दूसरा रीज़न हो गया मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस कब होता है? मियोसिस होता है स्पेशली जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात करें तो जैसे जो फादर है तो फादर के पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स एंड वाई, ये क्रोमोसोम्स है फादर के पास में। मदर के पास में कैसे क्रोमोसोम्स हैं? 44 प्लस एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स, ठीक। तो ऐसी ये दोनों कंडीशन, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स एक्स है, ठीक है। इसके साथ आप मतलब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जो फादर के जो जीन्स बने, जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे 22 प्लस एक्स टाइप के, 22 प्लस वाई टाइप का, ठीक है। और मदर से जो ओवम बनेगा वो सिर्फ बनेगा 22 और एक्स टाइप का, 22 और एक्स टाइप का, एक ही टाइप का बनेगा क्योंकि वहाँ वाई है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। यहाँ पर आधे क्रोमोसोम्स यहाँ है, 23 ही क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। तो जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये जो फादर के पास में जो 46 क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम कहाँ किसके हैं? दादाजी के हैं और 23 दादी जी के हैं, ठीक है। तो
ये कैरेक्टर्स जो आ गए हैं यहाँ पर जो 23 क्रोमोसोम्स है, इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये रिस्पॉन्स बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर गेमिट्स आर द फ्रॉम द 2 जनरेशंस, है ना, 2 अलग अलग जगह से आए हैं, तो यहाँ पर इनमें वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो मदर के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 नाना जी के हैं और 23 नानी जी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब उन दोनों जो ये जो कैरेक्टर्स थे, इन कैरेक्टर में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में, उनमें एक्सचेंज होने के बाद में, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में यहाँ ये कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स जो ये हैं, ये कम्प्लीटली जो हैं, इनमें भी 2 जनरेशन्स है, दादा नाना जी और नानी जी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होगा तो उसमें 4 डिफरेंट जनरेशन्स के कैरेक्टर्स होंगे। तो दैट इज़ द वेरिएशन ड्यू टू मियोसिस। ये जो यहाँ पर हुआ है, ये जो डिवीज़न हुआ है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए हैं, इसको हम बोलेंगे मियोसिस, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पर पढ़ लिया जेनेटिक वेरिएशन का रीज़न म्यूटेशन, दूसरा हमने पढ़ लिया मियोसिस, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन विच रिक्वायर्ड फॉर गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, अभी अभी हमने बात की, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में जब वो फ्यूजन हो जाएगा दोनों गैमिट्स का, मेल एंड फीमेल गैमिट्स का, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स लीड्स टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। जब उनका फ्यूजन होगा तो वहाँ पर दादा दादी नाना नानी 4 कैरेक्टर वहाँ पर एक साथ आएंगे, दैट इज द वी कैन से, जब डिफरेंट जनरेशन से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो एक किसी ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, तो दिस ऑफस्प्रिंग इज नॉट कम्प्लीटली सिमिलर टू वन इंडिविजुअल, उसमें वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे जनरेशन के कैरेक्टर्स उसके पास में होते हैं। सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएशन। इस प्रोसेस को हम वेरिएशन कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएशन के बारे में और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया। जेनेटिक वेरिएशन में जो खास 2 बातें हैं वो एक तो है हमारा म्यूटेशन, जो सडन चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आम बात नहीं है, ये बहुत आम बात नहीं है, ठीक है। ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट में ये होता है, एनिमल्स में इतना ज़्यादा म्यूटेशन नहीं देखा गया है, ह्यूमन बींग्स में तो कम से कम बहुत कम देखा गया है। कुछ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होते हैं म्यूटेशन के कारण, ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स में जो इवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो वेरिएशन के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, नई स्पीशीज़ आती है, चेंजेस आते हैं। जैसे चिंपैंजी लाइक एनिमल से हम इवॉल्व हुए हैं और हमारी नई स्पीशीज़ भी इवॉल्व होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि लगातार हमारे अंदर भी चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। उसका नाम भी साइंटिस्ट लोगों ने रख दिया है, जो नई स्पीशीज़ हमारी आएगी, दैट इज़ होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। हमारा नाम है होमो सेपियंस, और हमारी जो नेक्स्ट स्पीशीज़ आएगी, ठीक है, दैट इज़ होमो सेपियंस फ्यूचरलिस, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन में जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके पहले होने वाला मियोसिस, रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिलायबल इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यानी कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होने वाले जो फैक्टर्स हैं, दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेड्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। अब एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट इनहेरिटेबल, एग्जाम्पल लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा, दे आर नॉट जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जैसे मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि एक कोई इंसान है, वो रोज़ जिम्नेशियम में जाता है और वहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना लेता है, वो अपने डंबल्स बना लेता है, 6 पैक्स एब्स बना लेता है, ठीक है, और इस तरीके का बहुत ही अच्छा खासा मस्कुलर डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस इंसान का जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा या जो भी इसके जो बच्चे होंगे, क्या वो भी ऐसे ही हट्टे कट्टे और ऐसे मस्कुलर डेवलपमेंट वाले होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने वहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं वो
फिजिकल चेंजेस उसके हुए हैं, जर्मिनल चेंजेस उसके नहीं हुए। उसकी जो हर इंसान की बॉडी में 2 तरीके की सेल्स होती है, दैट इज सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल। तो जो भी मस्कुलर ग्रोथ उसने किया है वहाँ पर जिम्नेशियम में एक्सरसाइज करके, ठीक है, योगा करके, प्राणायाम करके, जो भी उसने किया है, दीज आर द फिजिकल चेंजेस एंड दिस फिजिकल चेंजेस आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर किया है उसने, उसको अपने पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स नहीं मिले थे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं था, लेकिन उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने मस्कुलर डेवलपमेंट कर लिया और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस, दीज आर द चेंज इन सोमेटिक cells. These changes not takes place in germ cells. That is why such kind of we can say such kind of characters not supposed to transfer into the next generation of that particular individual. ठीक है, तो such kind of traits are called as acquired traits. इनको हम acquired traits कहेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूं कि मान लिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में 2 मेल एंड फीमेल माइस को लाया गया, एक पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल माइस, रेट चूहा, उसको लाया गया और उन दोनों की टेल को कट कर दिया और फिर उनके रिप्रोडक्शन से जो भी नेक्स्ट प्रोजेनी हुई उसको देखा गया तो उनमें टेल आ गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उस फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी चेंज आ जाता है तो आगे आने वाली जनरेशन में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम किसी भी इंसान की जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, दिस एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या ये दीज आर नॉट इनहेरिटेबल। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और आर्ट, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कि मान लिया जाए कि एक इंसान है जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है या वो मल्टीलैंग्वेज है, बहुत सारे भाषाओं में बात कर सकता है, तो क्या उसका बच्चा भी उतनी सारी भाषाएं जानेगा जन्म से ही? बिल्कुल नहीं, उसको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो ये सारी चीज़ें पा सकेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र है, बहुत अच्छा अभिनेता है, एक्टर है, तो क्या उसकी जो संतान होगी वो भी ये सब कैरेक्टर्स लेके होगी अपने आप से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स उसने आर्टिस्ट ने जो अपने अंदर जो ये बोलना चाहिए क्वालिटीज़ जो उसने वो लेके आया है, वो क्वालिटी उसकी मेहनत से आई है, ना कि इनहेरिटेड हुई है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। दूसरा, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड साफ साफ लिखा हुआ है, जो इनहेरिटेड हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनहेरिटेड caused ड्यू टू चेंज इन डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेट कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी जर्म सेल के जो कैरेक्टर्स हैं, दीज कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 पाँव हैं, सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एक स्वस्थ मस्तिष्क उनके पास है, हमारे पास में भी है, ठीक है। सो इंटरनल कैरेक्टर्स हम बात करें, जितने भी हमारे पास में एक हार्ट है, उनके पास में भी एक हार्ट है, लाइक दीज आर द कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये इनहेरिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहें, यानी कि ट्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज एक्वायर्ड एंड सेकंड इज इनहेरिटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे मेंडल्स लॉज के बारे में। मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए? लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो कल इनके बारे में बात करेंगे एक वीडियो में। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सारे लॉज क्लियर हो जाए। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेंडल्स के रूल्स हैं, ठीक है। लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक बचेगा हमारा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आने वाले 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।